भाई बढ़िया, उम्मीद करता हूँ मज़े में होगे, है कि नहीं। तो आज है हम लोगों का डे 32 और जिसको हम कह सकते हैं लास्ट डे है पॉलिटी PYQ का, है कि नहीं। 35 इयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। क्वेश्चन कहाँ से होते थे? CSE, CAPF, CDS और स्टेट PCS, ठीक है। यहाँ से आज डे 32 है, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले हैं। जो बचा कुचा था मिसलेनियस का पार्ट वो आज कंप्लीट होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट अबाउट द लैंग्वेज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ कुछ बातें लिखी गई हैं, उनको बताओ कि कौन सा सही है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में के आधार पर सही है, ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड। स्टेट कैन कंपेल द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ टू चूज़ देयर मदर टंग एज द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इन द स्कूल, ठीक है। करेक्ट पूछा है, कह रहा है स्टेट कैन कंपेल मतलब कि रोक सकता है ना लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को। तो ऐसा नहीं है, कोई भी माइनॉरिटी क्या किसी को भी नहीं रोक सकता ना भाई कि उसको मन है अपने मदर टंग में अपने मीडियम में इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने का, ठीक है। जहाँ पर भी ये प्राइमरी लेवल पे है या सेकेंडरी लेवल पे है, तो जो इंस्ट्रक्शंस उसको प्रोवाइड करना है और वो चाह रहा है कि हम अपने मदर टंग में प्रोवाइड करें, तो आप नहीं रोक सकते ना उसको। तो ये कंपेल क्यों बोल रहे हो? गलत है। अंगिका इज़ नाउ इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, अंगिका शब्द नहीं इंक्लूड है। अभी हम लोग देखेंगे कि 22 लैंग्वेज हैं हमारे 8th शेड्यूल में और कौन कौन से लैंग्वेज है, कैसे कैसे वो हुआ है। हिंदी इज़ अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। नहीं है ये, ठीक है, कहते हैं राष्ट्रभाषा है, लेकिन कंसीडर कर रहे हैं, बस हम लोग कह देते हैं, ठीक है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज के तौर पे हम लोग नहीं देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोडो इज़ रिकॉग्नाइज द लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बोडो जो लैंग्वेज है उसको 8th शेड्यूल में लैंग्वेज के तौर पे कंसिडर किया जा रहा है। तो बिल्कुल, अगर हम लोग देखो तो ये जो है ना 2003 में जो 92nd अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, जिसमें से बोडो, डोगरी और मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, ये 4 भाषा को ऐड किया गया था, ठीक है, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के सूत्र में। उसके बाद हम लोगों को कितने हो गए? 22 लैंग्वेज हो गए 8th शेड्यूल में। कैसे हुआ? शुरुआती में अगर देखो तो हमारे पास इनिशियली 14 लैंग्वेज ही थे, ठीक है, ये 8th शेड्यूल में, लेकिन 1967 में ऐड किया गया 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सिंधी को ऐड किया गया, ठीक है। 1992 में ऐड किया गया कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। उसके बाद 2003 में जो है वो ऐड किया गया बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, जिससे अब टोटल हो गए 22 लैंग्वेज, ठीक है। तो बोडो ये पूछा था, करेक्ट पूछा था मेंशन, ठीक है। तो डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, समझ गए। अब सारे का नाम थोड़ा खुद भी सर्च करो यार, ठीक है, लंबा हो जाएगा नहीं तो उसमें से वीडियो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, ठीक है। पढ़ो इन स्टेटमेंट को, पता करो कौन सा ये कौन गलत। ओके, एजर्सन रीजन वाला, इंडिया हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, हम लोग जानते हैं इंडिया हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। हम लोग जान रहे हैं कि भाई 26 जनवरी 1950 को हम लोग जो है अडॉप्ट किए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, है ना, और वो रिटन है। और हम लोग मानते हैं कि यही जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यही क्या है? सुप्रीम लॉ है हमारे भारत का, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, जिसको हम कह सकते हैं। एजर्सन सही है सर, ठीक है। अब देखो कि रीज़न क्या बता रहा है। ग्रोथ ऑफ स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज़ इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द रीजनल एस्पिरेशंस। ओके, ये ठीक है कि भाई स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज़ खड़े हो रहे हैं, मतलब रीजन, इंडिया तो बड़ा है, इंडिया में अलग अलग रीजन स्टेट्स हैं, स्टेट में जो है अलग अलग पार्टीज़ उभर करके आ रहे हैं। तो उभर करके आ रहे हैं तो वो इंडिकेटर है रीजनल एस्पिरेशंस का। क्यों? रीजनल एस्पिरेशन का बात सही बोल रहा है भाई कि उसके कुछ एस्पिरेशंस हैं उस स्टेट्स के या कोई रीजन, कोई क्षेत्र का वहाँ का, और वो लोग अपने इंटरेस्ट को लेकर के खड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बात तो सही बोल रहा है, लेकिन इससे इसका कोई कनेक्शन बन रहा है क्या? इंडिया एज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए ग्रोथ हो रहा है स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज़ का एज अ इंडिकेटर ऑफ रीजन? तो ऐसा तो नहीं बन रहा है। दोनों अपने आप में सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन हम नहीं कह सकते हैं। तो भाई कैसको कह दोगे? बोथ ट्रू है, ठीक है, बोथ ट्रू है, लेकिन आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये नहीं है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, आर नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो बी इज़ द राइट आंसर। बाकी ये सबको ख़त्म करो, ठीक है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये कल का क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़े थे, कल का PYQ वीडियो देखे हो तो उसमें बताया गया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट किसके द्वारा लाया गया था भाई, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के जरिए। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मतलब कि 2 पोलर वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड
कोल्ड एरा के बाद भाई एक यूएसए वाला इधर, एक यूएसए वाला, मतलब बाइपोलर दुनिया बन चुका था। तो नेहरू जी ने कहा कि नहीं, हमें किसी के साथ नहीं रहा है, हमें क्या करना है, इंडिपेंडेंट रहना है। तो इसलिए किसी के साथ वो नहीं गए, ना ही ईस्टर्न ब्लॉक के साथ और ना ही वेस्टर्न ब्लॉक के साथ वो लेकर के आए नैम, नॉन अलाइनमेंट, ठीक है, मतलब हम किसी के साथ अलाइन नहीं है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू के जरिए। 29 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रीज़न फॉर इमर्जेंस ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया। इनमें से कौन सा कारण है कि रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद जो है उभर करके आ रहा है, इस कौन से कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो 1-2-3 कारण देखो। पहला कारण क्या हो सकता है कि अनइवन डेवलपमेंट हो, ठीक है। इंडिया है ना भाई, इंडिया है, ठीक है। तो अनइवन डेवलपमेंट, क्या बना रहे हो तुम यार, ठीक है। चलो ठीक है, ऐसा है इंडिया। तो इंडिया में जो है कहीं कहीं कुछ किसी कारणवश से डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो पाया, हर जगह पर ही इक्वल तो नहीं है, ठीक है। तो अनइवन डेवलपमेंट है, जिसके वजह से फ्रस्ट्रेशन होता है लोगों में, ठीक है। उसके बाद कहीं से देखने के लिए मिलेगा कि फियर ऑफ लूजिंग कल्चरल आइडेंटिटी, है ना, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, होमोजेनाइजेशन बढ़ रहा है, जिसके वजह से लोग जो है उनके डाइवर्स कल्चर, इंडिया डाइवर्सिटी के नाम पे जाना जाता था, लेकिन डाइवर्सिटी ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। तो ये भी एक रीजनलिज्म को स्पार्क प्रोवाइड करता है। उसके बाद पॉलिटिकल प्रोमिनेंस, है ना, राइज हो रहा है रीजनल पार्टीज़ का। इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसे ऐसे लीडर्स निकल करके आ रहे हैं, ठीक है, जो वहाँ के कंसर्न को निकाल करके आ रहे हैं उस रीजन्स के। तो भाई इनमें से पूछ रहा है कौन सा रीजन हो सकता है, ये बताओ। तो अनइवन डेवलपमेंट, फियर ऑफ लूजिंग कल्चर, पॉलिटिकल प्रोमिनेंस, ये सारे के सारे हैं। तो ऑल ऑफ द अबव मारो, ठीक है, क्योंकि भाई सब कारण हो सकता है। अगर और भी यहाँ कोई कारण रहता ना उसके साथ में, तो भाई वो भी हो सकता था, ठीक है, क्योंकि कारण बहुत सारे हो सकते हैं, है कि नहीं। ये स्पेसिफिक नहीं, ये ब्रॉड टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। 30, consider the following statement. The design of the national flag was adopted by the Constituent Assembly India on the 22 जुलाई। फैक्ट है, ये याद करना पड़ेगा, डेट इसके लोग कहेगा नहीं है कि भाई ठीक है, ये बात सही है कि 22 जुलाई 1947 को ही जो है हम लोग अडॉप्ट किए थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो 22 जुलाई 1947 को ऑफिशियल नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो ये बात सही है। द व्हील इन द नेशनल फ्लैग हैज़ 21 स्पोक। अरे बच्चा भी जानता है यार, 24 स्पोक्स है, ये पहला बात। दूसरा बात गलत है कि 24 स्पोक्स है कि नहीं। तिरंगा में ऐसा यहाँ था ना, ऑरेंज, वाइट और ये ग्रीन, है ना, यहाँ चक्का लगा होता है ब्लू रंग का, है कि नहीं। तो उसमें क्या बोलते हैं, उसमें 24 स्पोक्स होते हैं, है कि नहीं। इसके बाद द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग लेंथ। कल हम बहुत सारा रेशियो का बात किए थे, है ना, पूरा लिखे हुए थे, लास्ट वाले वीडियो में जा कर के देखो। तो ये रेशियो तो बिल्कुल भी नहीं लिखे थे। अगर ये था तो वही 2:3 था, ना कि 3:4 था, इस तरीके से। तो ये भी गलत, तो 2:3 गलत है, 2 भी गलत है, और एक ही वो दिख रहा है यहाँ पर ही। तो बी मारो ना, ओनली 1 सही, बाकी इधर गलत ही होगा कि 2-3 तो है नहीं, इधर एक ही है कि ना। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, 31 क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हिस्ट्री से रिलेट करो और देखो कि कौन कौन सा चीज़ पहले हुआ था। ठीक है, तो पहले देखो कि ताशकंद एग्रीमेंट कब हुआ था। 1966 में हुआ था। ताशकंद एग्रीमेंट था क्या, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक अकॉर्ड हुआ था। कब, 1965 वॉर के बाद में। ठीक है, सीज फायर हुआ। ठीक है भाई, सारे ट्रूप्स को विड्रॉल किए गए बॉर्डर स्टेट से, ठीक है, बॉर्डर से। तो उसी के बीच में ताशकंद फाइल हुआ। ताशकंद फाइल एक मूवी भी है, ताशकंद फाइल का नाम आ गया। तो ताशकंद एग्रीमेंट, उसी के बीच में जो है ना ताशकंद फाइल्स भी बना हुआ है, जैसे कश्मीर फाइल था उसी तरीके से ताशकंद फाइल, वो मूवी देखना। ठीक है, तो ताशकंद फाइल, फिर से फाइल बोल रहे हैं। ठीक है, ताशकंद एग्रीमेंट है 1966 में। फिर फरक्का अकॉर्ड की बात करो तो ये 1997 में है। ठीक है, इंडिया बांग्लादेश के एग्रीमेंट के बीच में बात करता है, और ये वाटर शेयरिंग से रिलेटेड है। ठीक है, किसका वाटर शेयरिंग, तो गंगा रिवर का। ठीक है, इधर से गंगा आता है, जहाँ बांग्लादेश है, यहाँ से डाइवर्स होता है। फरक्का बैराज के भी नाम से हम लोग पढ़ते हैं जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं उस वक्त, है कि नहीं। तो चलो, ये 1977, 1966 इंडो सोवियत ट्रीटी ये है 1971 का। ये फ्रेंडशिप और कॉपरेशन ट्रीटी है, किसके साथ, सोवियत यूनियन के साथ। ठीक है, 1971। और शिमला एग्रीमेंट जो है ये 1972 का है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में पैक्ट होता है
ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद, और जिसकी वजह से क्या होता है, इस्टेब्लिश होता है LOC, जो प्रमोट करता है पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को। ठीक है, अब देखो ये 1966 का बात कर रहा है। 1966 मतलब 4 सबसे आगे होना चाहिए, 4 सबसे आगे, एक ही में दिख रहा है सर, 4 सबसे आगे, उसके बाद 2, यहाँ देखो ना 1966, उसके बाद 1966 के बाद क्या होगा, 71 होगा तो 2 रखा, 77 के बाद क्या होगा, 72 होगा ना तो 1 रखा, फिर 77 लास्ट में 3 हो गया सर। आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहने का मतलब क्या होता है भाई? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब कि ऐसा पावर जो एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है और उसके बाद भी उसके अलावा भी कुछ राइट्स निकाले जा रहे हैं, उसी को तो कहेंगे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मतलब एक क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, साथ में तुम और भी पावर कहीं से ला रहे हो। पावर कहाँ से ला रहे हो? जैसे कि हम लोगों का कुछ कस्टम्स हो गया, हम लोगों का कुछ ट्रेडिशंस हो गया, या फिर हम लोगों का कुछ अदर सोर्स ऑफ लॉ हो गया, जहाँ से हम लोग कुछ पावर ड्राइव कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहा है मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या समझते हो आप? ठीक है, मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या समझते हो? ठीक है, तो इसलिए कहाँ से निकल सकता है। अब मीनिंग पूछ रहा है, पढ़ो। दैट पावर विच वायलेट्स द लिमिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उसको कहेंगे जो वायलेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब दैट पावर विच वायलेट द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा बात तो नहीं है। अ पर्सन हु हैज़ गॉट एक्सेप्शनल पावर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु हैज़ गॉट एक्सेप्शनल पावर हैज़ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सेप्शनल पावर क्या है? एक्सेप्शनल पावर तो नेगेटिव सेंस में भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, है कि नहीं? दैट पावर विच इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यही बात सही है भाई। कैसे? हमें भी तो बोले कि कुछ ऐसे पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हो, फिर कुछ कस्टम से ड्राइव कर रहे हो, कुछ ट्रेडिशन से ड्राइव कर रहे हो, और कुछ अदर सोर्स ऑफ लॉ होगा जिससे हम ड्राइव कर रहे हो। तो वैसा पावर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन नॉट अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अगर प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से होता तो फिर तो हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कह देते, लेकिन ये एक्स्ट्रा शब्द है ना, तो एक्स्ट्रा तो मेरा एक्स्ट्रा राइट तो यहीं से आ रहा है, तो इसलिए बोल रहा है कि भाई हम यही समझते हैं, द पावर विच इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसके साथ में नहीं है, लेकिन उसके एक्स्ट्रा है, तो उसे हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 अंडर द आर्टिकल 344 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन इस्टेब्लिश्ड। तो फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन इस्टेब्लिश अंडर किसके अंदर? मतलब अंडर आर्टिकल 344 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन वाज इस्टेब्लिश कब हुआ था ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग जानो कि 14, 15, 16, 17 जो है पार्ट 17 अपना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है। आर्टिकल की बात करो तो 343 से लेकर के 351 तक। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1995 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BG खेर। ठीक है, और ये अपना रिपोर्ट जो देते हैं वो 1956 में देते हैं। ठीक है, पूरी रिपोर्ट को जो है एग्जामिन किया जाता है कमेटी के जरिए। ठीक है, पार्लियामेंट के कमेटी के जरिए जो कॉन्स्टिट्यूट किया था 1957 में अंडर द चेयरमैन ऑफ गोविंद बल्लभ पंत के जरिए अंदर। ठीक है, तो ये जो बना था ये BG खेर 1955 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BG खेर। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनर पार्टी डेमोक्रेसी स्टैंड फॉर। इनर पार्टी डेमोक्रेसी का मतलब क्या समझते हो? ठीक है, तो आ गवर्नमेंट फॉर्म बाय द सेवरल पार्टीज विद द कॉमन प्रोग्राम्स। आगे देखते हैं। पार्टी क्लोजेस्ट टू द पार्टी फॉर द पार्टीज फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। पार्टी क्लोजेस्ट टू द पार्टी फॉर और पार्टीज। पार्टी क्लोजेस्ट टू पार्टी और पार्टीज फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। क्या मतलब, सेंस भी नहीं बना रहा है। पीरियोडिकली इलेक्शंस विद इन द पार्टी टू इलेक्ट द ऑफिस बेयरर। बेयरर मतलब कि आगे जो ले जाने वाला है ऑफ द पार्टी। सीक्रेट ऑफ द गवर्नमेंट आर शेयर्ड पार्टीज विद इन द पावर। सीक्रेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अरे यार बहुत डिस्टर्ब हो रहा है आजकल दुर्गा पूजा के चक्कर में ना, इतना साउंड सिस्टम और अभी जो ढोलक वोलक बजता है ये सब बजा रहे हैं। अगर आप लोगों को भी जा रहा होगा आवाज़ तो सॉरी यार, हम तो इस तरीके से फोकस बहुत मुश्किल है फोकस करना। इतने ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं उसके बाद भी बार बार इरिटेशन करवा दे रहा है। Periodically elections within the party to the elect the office bearer of the party। तो इनर पार्टी का सिस्टम कहने का मतलब होता है ना कि सर पार्टी के अंदर पार्टी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो गवर्नेंस हो रहा है ना,
मतलब इनर पार्टी डेमोक्रेसी कह सकते हैं, एक तरीके का गवर्नेंस। जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर किसी तरीके का गवर्नेंस चल रहा है, जो ये अलाउ कर रहा है जो पार्टिसिपेंट है कि जो जितने भी मेंबर्स हैं उस पार्टी के, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल हो सके। ठीक है, उसमें से डिसीजन मेकिंग पावर्स में उसमें साथ में और क्या इंक्लूड हो सकता है कि भाई वो इलेक्ट कर सकते हैं पार्टी लीडर को, वो डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो जो कोई भी पार्टी का जो लीडर्स है उसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। ठीक है, और साथ में पीरियोडिकली इलेक्शन होएगा विद इन द पार्टी कि कौन इस ऑफिस को कैसे किस तरीके से आगे लेकर के जाएगा। ठीक है, वो अकाउंटेबल होगा। तो यही जो है ये एक की फीचर है इनर पार्टी डेमोक्रेसी का। तो पीरियोडिकली इलेक्शंस जो है विद इन द पार्टी टू इलेक्ट द ऑफिस बियरर ऑफ द पार्टी। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। 1 मिनट रुकना यार। ओके, तो इसका सी, आगे बढ़ते हैं। 35 द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? ठीक है, ये पूछ रहा है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी क्वेसी जुडिशियल बॉडी है, जुडिशियल बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है। अब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पहले जानो। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था, हम जान रहे थे पीछे PIQ में हम देख चुके हैं, कोई भी चीज़ जो एक्ट के जरिए इस्टेब्लिश किया जाए उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी के नाम से जानते हैं। तो इसको जो है प्रेस काउंसिल एक्ट 1978, ठीक है, इसके अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, और इसको ऐसा कहा गया कि ये क्या है भाई, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है किसके लिए? इंडिया के प्रिंट मीडिया के लिए। साथ में ये क्या करता है? इन्वेस्टिगेट करता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करता है कोई कंप्लेंट, कोई इशू, कोई कंप्लेंट को जो कोई उससे इशू रिलेटेड है उसके साथ में उसको इन्वेस्टिगेट करता है, और साथ में अगर उस सब इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसको जो समझ में आता है उसके लिए वो डायरेक्शन भी इशू कर सकता है, उसके करेक्शन के लिए, कुछ के अपॉलॉजीज़ के लिए, और कुछ रिकमेंडेशन भी जारी कर सकता है जर्नलिस्ट को कि भाई आप ऐसे करो, ये करो, वो करो, ये ना करो। अब भाई कोई इशू जारी कर रहा है, इन्वेस्टिगेट भी कर रहा है, इन्वेस्टिगेट तो सुप्रीम कोर्ट वाला जाँच पड़ताल करता था, फैक्ट वैक्ट मांगता था, है कि नहीं? मतलब कि जुडिशरी मांगने का काम करता है, उस सब का चीज़ जुडिशरी का काम होता है कि नहीं? और फिर जर्नलिस्ट को तुम रिकमेंड भी कर रहे हो, तो लग तो रहा है कि एक जुडिशरी के जैसा काम कर रहे हो, फिर लेकिन तुमको बनाया भी गया है एक एक्ट के जरिए, तो क्या होगा भाई? तो ये मारो ना, स्टैट्यूटरी भी है, साथ में क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी, क्योंकि कुछ जुडिशरी के जैसा काम कर रहा है, क्वासी है, आधा है, पूरी तरीके से नहीं है। तो ये जो कोई भी रिकमेंडेशंस देगा ना वो क्वासी जुडिशियल पावर के अंदर देगा। तो भाई ये हियर भी कर सकता है, सुन भी सकता है, और साथ में ये लीगली इन्फोर्सेबल ऑर्डर, मतलब इशू कर सकता है लीगली इन्फोर्सेबल ऑर्डर। ठीक है, कि इसको इशू भी किया जाए और वो बाइंडिंग भी होगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। When the Hindi version of the national anthem Jana Gana Mana was adopted by the Constitution Assembly of India, कब जना गना मना, जो जना गना मना का हिंदी वर्जन है वो कब अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जरिए? तो हम सब जानते हैं नेशनल एंथम जो है जना गना मना, उसको कंपोस्ट कब किया गया? मतलब ओरिजिनली अगर देखो तो भाई बंगाली में किया गया था, किसके जरिए? रविंद्रनाथ टैगोर के जरिए किया गया था। ठीक है, इसको जो है हिंदी वर्जन में अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जरिए 24 जनवरी 1950 को किया गया। ठीक है, ये बात सही है। तो 24 जनवरी 1950 कहाँ दिख रहा है? बी में मारो। ठीक है, 37 हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ नो फर्स्ट यूज़? नो फर्स्ट यूज़ वाज क्या? नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी कहने का मतलब क्या होता है ये पहले बताओ। नो फर्स्ट यूज़ कहने का मतलब ये है कि भाई आप अगर कभी वॉर हो रहा है दो नेशंस के बीच में, तो इंडिया जो इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स का कैपेबिलिटी है, कब क्षमता है भाई, लेकिन क्षमता होने के बावजूद भी ये क्या करेगा? पहले न्यूक्लियर यूज़ नहीं करेगा, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा, इसलिए कह रहा है नो फर्स्ट यूज़। ठीक है, तो ये जो ऑफिशियली अगर इसका डिक्लेरेशन देखें तो 1999 में करा गया अंडर द लीडरशिप किसके? अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंदर। ठीक है, ये दिखाता है इंडिया के जो नो फर्स्ट यूज़ है वो इंडिया का कमिटमेंट को दिखाता है कि भाई हम जो है न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल सिर्फ जो एग्रेशन होगा हमारे अगेंस्ट में तो उसी को रोकने के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी। 38 हु रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया? भाई कौन करता है? ECI, ये हम लोग पहले से ही देखते आ रहे हैं, इसमें ज़्यादा चर्चा करने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, 39 व्हाट डज द व्हील ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग सिंबलाइज? इंडियन नेशनल फ्लैग में एक व्हील है बीच में वाइट वाला में होता है, जो हम अभी चक्र वाला जो अभी क्वेश्चन करके आए थे उसमें, जिसमें 24 स्पोक्स का पूछ रहा है, तो उसमें क्या चीज़ दिखाता है? तो व्हील जो है ना हमारे नेशनल फ्लैग में, जो अशोक चक्र जिसे हम कहते हैं नेशनल फ्लैग, वो उनको जो उस चीज़ को कंपोस्ट किसने किया? तो पिंगाली वेंकैया जी ने। ठीक है, ओके, और उसमें जो ब्लू कलर होता है वो किस चीज़ को डिनोट करता है? स्काई को कह लो, आसमान को हमारा, या तो ओशियन को। ठीक है, और साथ में ये नेशनल फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है मोशन के तौर पे। तो व्हील जो है ना
वो किस चीज़ को डिनोट करता है, ये यहाँ पर ही बात कर रहा है, सिम्बलाइज किसको कर रहा है, तो ये जो है लॉ ऑफ धर्मा और जस्टिस को, ट्रूथ सत्य है ना, धर्म, इस चीज़ को डिनोट करता है, जस्टिस कि न्याय, सबके साथ न्याय हो, ठीक है, तो जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी, ब्रदरहुड नहीं, जस्टिस मतलब कि सब कोई का इक्वल, मतलब किसी के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो भाई, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। UN पीस कीपिंग मतलब एक तरीके का फोर्सेज जो UN के सेपरेट बॉडीज़ में से कुछ फोर्सेज हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं भाई। पीस कीपिंग नाम में ही है, पीस कीपिंग मतलब कि उन्हें शांति बनाए रखने में सहायता करना है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, UN पीस कीपर कैन यूज़ फोर्स ओनली फॉर द देयर सेल्फ डिफेंस, ऐसा तो नहीं है भाई UN के तुम पीस कीपर्स हो तो तुम तो स्टेट्स नेशन, दो नेशंस के बीच में होगा, वहाँ पर दिक्कत होगा तो वहाँ भी जाओगे ना भाई, है कि नहीं। तो ये तो गलत बोल रहा है ना कि सिर्फ ओनली, तो कोई भी सिचुएशन होगा, है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है UN पीस कीपिंग को ये राइट देगा, ऑपरेशन देगा कि भाई जा करके तुम ये कर लो, ठीक है, और अपने लेवल पे जितना भी यूज़ कर सकते हो, जो भी नेसेसरी मीन्स होगा इस्तेमाल कर लेना, उस जो भी दिक्कत हो रही है, जो भी वॉर हो रहा है, जो भी चल रहा है उसमें, उस दरमियान में प्रोटेक्ट करने के लिए, सिविलियन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, और किसी भी तरीके का और ज़्यादा कुछ सिचुएशन बिगड़े ना, उस चीज़ को करने के लिए तुम जो भी करना सकते हो कर सकते हो। लेकिन ये ओनली बोल रहा है सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं, ये गलत है ना, किसी के लिए भी कर सकता है, प्रोटेक्ट सिविलियन को कर सकता है, ठीक है, कोई भी थ्रेट्स हो रहा है, फिजिकल अटैक हो रहा है, किसी से भी, मतलब मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर कर सकते हैं एट अ लार्ज लेवल, वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, किसी भी वर्ल्ड लेवल पे दो नेशंस के बीच में लड़ाई हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम में जैसे वर्ल्ड वॉर टाइप में नहीं, लेकिन वर्ल्ड वॉर बड़ा चीज़ हो जाता है, जैसे दो नेशन के बीच में, इसराइल पैलेस्टीन वो सब के बीच में हो रहा है, चाहे UAE मतलब क्या बोल रहा था अभी, यूक्रेन वाला जो हो रहा था ना, उसके बीच में काम कर सकता है, ठीक है। पीस कीपिंग ऑपरेशंस कैन ओनली बी विड्रॉन बाय द रिजोल्यूशन बाय द UN सिक्योरिटी काउंसिल, हाँ ठीक है, कोई नहीं निकाल सकता है, सिर्फ और सिर्फ UN सिक्योरिटी काउंसिल का जो है वही ड्रॉन कर सकता है, वो भी एक रिजोल्यूशंस जो है वही करने का, रिजोल्यूशन जारी करके, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वही रिस्पॉन्सिबल है इसको ऑथराइज़ करने के लिए, पीस कीपिंग को ऑथराइज़ करने के लिए, उसको देख रेख करने के लिए, पीस कीपिंग का जो मिशंस होगा उसको देख रेख के लिए, इसका जो डिसीजन होगा, क्या इसका ही डिसीजन, जो सिक्योरिटी काउंसिल होगा उसी का डिसीजन, इसके कंटिन्यूशन, मतलब ये पीस कीपिंग जो फोर्सेस है वो आगे काम करेंगे, काम नहीं करेंगे, ऑपरेशंस में भाग लेंगे नहीं लेंगे, वही डिटरमिन करता है, वो कौन करने वाला है, सिक्योरिटी काउंसिल। तो भाई इसी के ओनली, ये बात सही है, ठीक है। USA इज़ द लार्जेस्ट बजट कंट्रीब्यूटर टू UN पीस कीपिंग ऑपरेशन, बिल्कुल USA, अभी मेरे पास डाटा 2021 का है, तो 2021 के बेसिस पे 28% शेयर इसका था, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा है सारे मेंबर में से। मैं तो 2 और 3 कहाँ दिख रहा है, 2 और 3 B में दिख रहा है, सर आगे बढ़ो, ठीक है। हु वाज अमंग द फॉलोइंग टू रिसीव द फर्स्ट भारत रत्न, इनमें से ऑप्शन है कुछ, इनमें से बताओ भारत रत्न किन को मिला है। भारत रत्न क्या है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हम सब जानते हैं, ठीक है, ये स्टार्ट कब हुआ, 2 जनवरी 1954 को, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ तब से देने के लिए। तो फर्स्ट जो भारत रत्न वाले हैं वो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, ठीक है, वो रिसीव करते हैं पहली बार 1954। सॉरी यार कुछ ज़्यादा ही, 1 मिनट पानी पी दो। हाँ, तो कोई फिलोसफर हो सकता है, कोई स्टेटमैन हो सकता है, कोई एकेडमिक हो सकता है, किसी भी चीज़ में अच्छे से काम किया हो, ठीक है, तो उनको दिया जा सकता है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले जो थे जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से बात कुछ है, अब इस पे बताना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से कौन सा बात सही है, ठीक है। जो एम था इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कीम का क्या था, ब्रिंग अबाउट द ट्रांसपेरेंसी इन द फंडिंग प्रोसेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, बिल्कुल कौन से पॉलिटिकल पार्टी को कहाँ से फंडिंग आ रहा है, कितना फंडिंग आ रहा है, और उसको ट्रांसपेरेंट, उसको पारदर्शी करने के लिए ये चीज़ लाया गया था कि अब जो है जिसको भी फंडिंग करना है पॉलिटिकल पार्टी को, आप इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू करेंगे, बैंक वहाँ खरीदेंगे कुछ चीज़ें, टिकट उनके नाम का, और वो फिर बैंक उसको ट्रांसफ़र करेगा सेम डे। तो ये बात तो सही है, ट्रांसपेरेंसी लाना था, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल लाना था। ओनली द पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन विच सिक्योर नॉट लेस दैन द 2% ऑफ द वोट्स होल्ड एट लीस्ट द जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द एलिजिबल टू द रिसीव द इलेक्टोरल बॉन्ड। ये जो है ना एक क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया किस चीज़ का है, अगर आप नेशनल पार्टी के तौर पे रिकॉग्नाइज हो रहे हैं तो ये एक क्राइटेरिया फुलफ़िल होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जो है ये कर दे कि भाई आप जो हैं किसी भी
मतलब कि जो इलेक्शन हुआ उसमें आप 2% से वोट कम नहीं लाए हैं। जो भी जनरल इलेक्शन लास्ट में हुआ है उस पोलिंग में, ठीक है, जितना वोट पोल्ड हुआ है उसमें से कम आपको 2% से कम नहीं लाया जाना चाहिए, ठीक है। एक क्राइटेरिया है, नेशनल क्राइटेरिया पढ़ लेना, ठीक है, कि नेशनल क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी पार्टी को रिकॉग्नाइज होने में नेशनल पार्टी के तौर पे। तो उसमें कुछ होता है, 4 MPs होते हैं, 4 स्टेट्स के बीच में होते हैं, इलेक्टेड सीट्स में 4 शायद सीट्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ प्रोविजंस हैं। तो एक प्रोविजंस ये भी है, ठीक है। तो ये बात भी सही है। इलेक्टोरल बॉन्ड शैल बी वैलिड फॉर द 15 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। बिल्कुल 15 दिन तक ही रहता है वो वैलिड। इलेक्टोरल बॉन्ड डिपॉजिट बाय एन एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टीज इन इट्स अकाउंट शैल बी क्रेडिट इन द सेम डे, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड डिपॉजिट किया गया कोई भी एलिजिबल पार्टी के लिए, और उसको सेम डे ही, जैसे कि कोई इंसान है, कोई पॉलिटिकल पार्टी को फ़ंड करना चाह रहा है, उसने फ़ंड ख़रीदा, ठीक है, बॉन्ड ख़रीदा और उस बॉन्ड को डिपॉजिट किया बैंक में, और वो बैंक वाला क्या करेगा, सेम डे उस पॉलिटिकल पार्टी के ये में अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। तो सेम डे की ही बात हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो 1 ABCD चारों ही कहाँ दिख रहा है, बी में ABCD, ठीक है। आगे बढ़ो। हु वाज ऑथर गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडियन। देखो गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडियन क्या है ना, एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन था। अभी जो हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन एक बनाया गया था, ड्राफ्ट किया गया था 1940s में, ठीक है। ये जो ड्राफ्ट किया गया था वो श्रीमान नारायण अग्रवाल जी के जरिए, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, ठीक है। हालांकि ये कभी जो है पूरी तरीके से एडॉप्ट नहीं किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के जरिए, ठीक है, लेकिन भारत के हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के तौर पे हम इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अग्रवाल जी के जरिए किया गया, ठीक है। तो श्रीमान नारायण अग्रवाल। द पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, जिसका तुम तैयारी कर रहे हो, एज अ DM, ठीक है, DC बन गया है DM। तो इस वक्त इसके कौन कौन से पावर होंगे ये बात पूछ रहा है, ठीक है। DC डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में एक तो होता है कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का बाद, शुरुआती में यही तो था, है कि नहीं। तो लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तौर पे काम कर रहा हो तो क्या क्या फंक्शंस हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या हो जाता है, एक जुडिशियल ऑफिसर हो जाता है कि नहीं। तो जुडिशियल ऑफिशियल हो जाता है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ज़्यादा इसके पास होगा, है कि नहीं। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के तौर पे रहता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में जुडिशियल राइट्स भी, पावर्स भी कुछ आ जाते हैं इसके पास, है कि नहीं। DC के पास पावर होता है कि भाई लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना है, कंट्रोल करना है पुलिस को, और चेक करना है कुछ पासपोर्ट्स फॉरनर्स का, वो भी। लेकिन जो DC है, हाँ DC के पास क्या, लैंड रेवेन्यू से कंट्रोल करने की बात भी होती है इसके पास। लेकिन जो कि लैंड रेवेन्यू से ये जो कलेक्ट कर रहा है DC, वो काम इसके पास मजिस्ट्रेट के पास नहीं होता है। तो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर होता है, कंट्रोल ओवर द पुलिस होता है, चेक पासपोर्ट फॉर्म ये होता है। ये जो लैंड रेवेन्यू है ना, ये स्पेसिफिकली DC के साथ होता है। तो D को हटा दो सर, D को हटाया, C मिल गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। आप लोग ऐसा DC और DM कॉलम बनाना और ऐसा लिखना, ठीक है। पावर्स थोड़ा कमेंट भी कर देना भाई ज़रा इसका डिफरेंस, अरे हम भी देखें आप लोग भी कुछ मेहनत करो कि ना करो, ठीक है। 45 व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द गैलेंट्री अवार्ड्स परमवीर चक्र। गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र के बारे में कौन सा चीज़ सही है, ठीक है, ये बताओ। ओके, द अवार्ड कैन बी गिवन टू एन इंडिविजुअल ओनली वंस इज इन हर लाइफ टाइम। भाई हम कुछ और भी बार कुछ बड़ा महान किए तो उस वक्त नहीं दोगे क्या, एक ही बार दे करके ख़त्म कर दोगे, ये बात तो गलत है। ऑन इट्स मेडल 4 रिप्लिक्स ऑफ द इंद्र विज्र आर इम्पोज्ड, होल्ड डाउन, टिल 31 दिसंबर 2021 25 पीपल्स हैव बीन अवॉर्डेड विद द परमवीर चक्र। 25 ही है क्या, ये डाटा भी कंप्लीट, 1 मिनट रुक जाओ, 25 नहीं था शायद 21 था, 21, ये गलत है। दिस अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड ऑन 26 जनवरी 1956। 26 जनवरी को होता है क्या, इसमें पूछा क्या है, ट्रू अवार्ड है ना, ट्रू पूछा है, सही पूछा है। तो पहले क्या आता है, ये देखो परमवीर चक्र जो है, परमवीर चक्र हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है इंडिया में, सबको जानता है। इसमें क्या होते हैं कि जो देखो ना सेना के इधर राइट हैंड साइड में कुछ ना ऐसे लटका होता है, मानते हो कि नहीं, देखते हो, यही चीज़ को कह रहा है ना भाई, यहाँ पर जो लटका होता है उसमें ये डिस्क शेप साइज़ का होता है, 35 मिलीमीटर डायमीटर्स का, ठीक है। और इसका जो है ना
चारों तरफ से जो है सराउंडेड, ये बोला ना कि वज्र चक्र, यहाँ का बोला इंद्र वज्र, ये चारों तरफ से इंद्र वज्र के कॉपीज से सेलेक्टेड होते हैं, ठीक है, सराउंडेड बाई 4 कॉपी ऑफ द वज्र, ठीक है। फिर साथ में एंशिएंट वैदिक किंग्स जो होते हैं गॉड के, उनका भी सिंबल वहाँ होता है, जो उसका जो मोटिव्स होता है वो सिंबलाइज करता है कि भाई सेक्रीफाइस ऑफ ऋषि जो दे ददाची ऋषि, उनको उनके सेक्रीफाइस को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री से भी कुछ रिलेट करता है और कुछ करेज को भी दिखाता है भाई, ठीक है। अवार्ड वीर चक्र हाईएस्ट वॉर टाइम अवार्ड है ये, ठीक है। इसलिए एक अशोक चक्र भी होता है कि नहीं, अशोक चक्र जो पीस टाइम अवार्ड्स होता है वो ब्रेवरी और सेक्रीफाइस के लिए दिया जाता है। फिर कृति चक्र भी होता है, सॉरी चक्र भी होता है उसी से रिलेटेड। लेकिन जो है यहाँ पर पूछ रहा है गैलेक्टिक परम वीर चक्र, तो परम वीर चक्र जो है ऑन इट्स मेडल, ठीक है, उसका जो मेडल होता है ऐसा, ठीक है, तो उसमें 4 रेप्लिका होते हैं इंद्र वज्र का और इम्बोस्ड, मतलब कि चारों तरफ से उसमें ऐसे लगे होते हैं इंद्र वज्र का, कभी ध्यान से देखना उसका, ठीक है। तो ये बात सही है, कभी फोटो करना गूगल, ठीक है। व्हाट इज़ ट्रू इन द रेफरेंस ऑफ द चीफ डिफेंस स्टाफ, CDS के लिए क्या सही है, तो CDS के लिए क्या सही है, मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द एज 35 पूछ रहा है, सही क्या नहीं। ही इज़ द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द स्टाफ कमिटी, परमानेंट, एक मिनट रुक जाओ, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ठीक है, ट्रू है या नॉट ट्रू है, ठीक है, नॉट ट्रू है। 35 ईयर्स है एज, वही हम समझेंगे ये कैसे हो सकता है भाई, 35 बोल रहे हैं, 65 ईयर है उनका एज, मैक्सिमम एज कितना है, लिमिट 65 ईयर। परमानेंट चेयरमैन होते हैं CDS चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी के, बिल्कुल परमानेंट चेयरमैन होते हैं। और डिफेंस ऑफ एक्विजिशन काउंसिल, चेयरमैन ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इनके मेंबर्स नहीं होते हैं, चेयरमैन नहीं होते हैं, ठीक है। और ये डिफेंस प्लानिंग कमेटी मेंबर ऑफ डिफेंस प्लानिंग कमेटी बिल्कुल होते हैं। DC जो होता है, सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, ये CDS DC क्यों बोल रहे हैं, CDS जो है हाईएस्ट मिलिट्री रैंक है अपना इंडिया में, सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइस, मतलब कि अगर मिलिट्री के बेसिस पे देखें तो ये एडवाइस में टॉप लेवल पे है, अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के जरिए, काम कैसे करते हैं, एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। CDS 4 स्टार जनरल है ना, सर्व करता है परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ स्टाफ कमेटी के तौर पे, ठीक है, ये बात सही है। और CDS जो है डिफेंस प्लानिंग कमेटी के भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ओके। और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के हेड भी होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर के भी हेड होते हैं। और CDS जो एक्ट करता है एज अ सिंगल पॉइंट एडवाइज़र, किसके लिए, डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो ये बात सही है, इसके मेंबर्स नहीं होते चेयरमैन एक्विजिशन ऑफ द काउंसिल, ठीक है। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग में भी कंसीडर एज द प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप क्या होता है, ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, लोगों का ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप जो इन्फ्लुएंस कर दे गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकिंग को, है ना, गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर दे। तो मेंबर ऑफ द लोकसभा तो ये गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएंगे पार्ट्स, मेंबर ऑफ द पंचायत ये भी गवर्नमेंट का आ जाएगा, मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट ये भी सब गवर्नमेंट साइड में आ जाएंगे, मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन ये इनका कोई लेना देना नहीं है ना भाई, वो तो बाहर है कि नहीं। तो ये कैसे जो ट्रेड यूनियंस है, जैसे कि देखो वेज के लिए बात करते हैं, कभी वेज के लिए लड़ते हैं, वर्किंग कंडीशंस के लिए लड़ते हैं, उनके बेनिफिट्स के लिए लड़ते हैं, है कि नहीं। तो ट्रेड यूनियंस जो हैं एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी मेकिंग में, जैसे कि उनके वेजेस से बातें होंगे, हम लोग का सोशल सिक्योरिटी एक्ट और एक तो वेजेस एक्ट भी है ना भाई, पढ़े हो ना, तो ये सब उन्हीं के वजह से तो है, ठीक है। वर्किंग कंडीशंस, बेनिफिट्स, उनके साथ क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सब कुछ बात करते हैं। तो ट्रेड यूनियन जो है एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम कर सकता है। साइंटिफिक सोशलिज्म इज़ एट्रीब्यूटेड टू, साइंटिफिक सोशलिज्म किसको दे दोगे, मतलब किसका एट्रीब्यूट था भाई, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ का, जेम्स किन्स का, थॉमस मार्क्स का, तो ये था कार्ल मार्क्स का। ये क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स और इनके साथ में एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड जो है वो फ्रेडरिक एंजल, जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे ना वो तुरंत ही कनेक्ट कर लेंगे, फ्रेडरिक एंजल्स, इन्होंने ही डेवलप किया, दोनों ने मिल करके साइंटिफिक सोशलिज्म का जैसा, ठीक है। ये क्या थियोरेटिकल फाउंडेशन देता है मार्क्सिज्म का, ये क्या कहता है, साइंटिफिक एनालिसिस करो सोसाइटी का, ठीक है। अगर कार्ल मार्क्स का पढ़ो तो एक हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म पढ़ते हैं, ठीक है। उस हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म में लास्ट की हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री में कैसे कैसे चीज़ों को एनालाइज किए हिस्ट्री के तौर पे कुछ चीज़ के बारे में बताया गया है। और ये कहते हैं कि भाई ये जो है ना कैपिटलिज्म से जो कम्युनिज्म का ट्रांसफॉर्मेशन है ये इनविटेबल है, इसको हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको रोक ही नहीं सकते हैं, ये हो करके ही रहेगा, ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड से एनालाइज करते हैं हिस्टोरिकल ट्रेंड को और प्रिडिक्ट कर देते हैं सोशल और इकोनॉमिक आउटकम्स क्या होंगे, ठीक है, फ्यूचर में। तो ये जो है एट्रीब्यूट कार्ल मार्क्स का है और इनके दोस्त फ्रेडरिक एंजल जी का है, बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। 49 द स्टेट एम्बलम वॉज एडप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब किया गया था स्टेट एम्बलम को एडप्टेड? 26 जनवरी 1950। तभी जान रहे भाई, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया हम लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव सील की तरफ से भी होता है, ठीक है, जिससे भाई 26 जनवरी 1950 को हम लोग एडप्ट कर लिए। और ये जानो तो कहाँ से बेस्ड है? लायन कैपिटल ऑफ अशोका है ना, सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से इसको एडॉप्ट किया गया है। और इस नेशनल एम्बलम में जो है, नेशनल एम्बलम का जो मोटो भी है क्या है? सत्यमेव जयते ना। एक एंशियंट हिस्ट्री के जब PYQ करेंगे ना तो वहाँ पर देखना ये पूछेगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो वहाँ पर आंसर होगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। वहाँ भी एक क्वेश्चन है इससे, है कि नहीं। 50 अ कंप्लीट और द फॉर्मल रेंडरेशन नेशनल एंथम टेक्स, मतलब नेशनल एंथम को गाने के लिए कितना से कितना समय लगता है, ठीक है। तो नेशनल एंथम जो जन गण मन है उसको अगर जो कि लिखा गया था संस्कार बंगाली संस्कृत में, है ना, तो उसको गाने में 52 सेकेंड्स लगते हैं, ये बात सब कोई जानता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पर्सनल लिबर्टी इज़ नॉट करेक्ट? पर्सनल लिबर्टी, एक क्वेश्चन लिबर्टी का हम लोग किए थे राइट्स एंड फंडामेंटल राइट के दरमियान में, लिबर्टी के दरमियान में, कि ज़्यादा लिबर्टी होगा तो क्या होगा और लिबर्टी है तो क्या होगा, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था ना, ठीक है भाई। इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है, कि नॉट करेक्ट, पर्सनल लिबर्टी से कौन सा बात सही नहीं है? तो स्टेट डज नॉट हैव द ऑथोरिटी टू डिप्राइव एनी पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया हिज और हर पर्सनल लिबर्टी विदाउट एनी रैशनल बायस। बिल्कुल, अगर आप किसी भी कोई भी इंडिविजुअल है या कोई भी पर्सन है, उसके लिबर्टी को आप कम कर रहे हैं, उसको किसी भी चीज़ से डिप्राइव कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक रीज़नेबल रीजन होना चाहिए, ठीक है, रीजनेबल बेसिस, रैशनल बेसिस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी बेसिस पे उसको डिप्राइव कर दे रहे हैं, मतलब कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ऐसा फॉलो करना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि एक बेसिक एक रीज़न होना चाहिए, ठीक है, बिना रीज़न आप नहीं ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है, बात सही है। ओके, अब दूसरा पढ़ो, ये नॉट करेक्ट ही पूछा था ना भाई, हाँ नॉट करेक्ट, तो ये बात तो सही है, क्योंकि वहाँ नॉट लगा दिया है, नॉट नहीं लगाता तो वो बात सही होता, ठीक है। ओके, दूसरा, बेसिस ऑफ डिप्राइविंग अ पर्सन और हीज और पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है। अगर आप किसी को डिप्राइव कर रहे हैं तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ होना चाहिए, ठीक है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ मतलब कि कानून में वैसा चीज़ कुछ बताया गया हो, ठीक है, तो भी ऐसा नहीं है कि आप अभी कुछ कर रहा है वो और अभी के बेसिस पे आप उसको कर दिए, ठीक है, ऐसा नहीं है। पर्सनल लिबर्टी कैन बी सिक्योर्ड बाय द जुडिशियल रिट हैबियस कॉर्पस, नहीं सर, हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी, हम लोग रीट भी देखे थे, टू हैव द बॉडी, जब किसी को इलीगली डिटेन कर लिया गया है तो उस वक्त ये काम करता है। मेजॉरिटी ऑफ द व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन एको गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस इन्वेंटेड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एको गोपालन केस में कहाँ से आया? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ऑलरेडी इंडियन लीगल सिस्टम का पार्ट था, है कि नहीं। जो ब्रिटिश कॉमन लॉ के ट्रेडिशन से हम लोग का दो था ना, कॉन्टिनेंटल सिस्टम और ब्रिटिश और कॉमन सिस्टम, फिर हम लोग कुछ इंडियन सिस्टम से भी कुछ लीगलिटी लिए हैं, है कि नहीं। तो ये तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हम तो ब्रिटिश वाले से ले करके रखे हैं भाई। तो मेजोरिटी व्यू जो है एको गोपालन केस में ये कहता है हेल्ड दैट द राइट टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अलाउ करता है, अलाउइंग द स्टेट टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ देयर पर्सनल लिबर्टी विदाउट फॉलोइंग द एस्टैब्लिश लीगल प्रोसीजर, ध्यान रहे, लेकिन तभी जब वो चीज़ आर्बिट्ररी और मेलाफाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब हम कर सकते हैं लेकिन आर्बिट्ररी और नहीं मेलाफाइड नहीं होना चाहिए। आर्बिट्ररी और मेलाफाइड नहीं हो तो मतलब कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना सर, बात तो घुमा फिरा के वहीं आ रहे हैं, है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ओवर रूल करता है अपने डिसीजन को एको गोपालन केस में और साथ में मेनका गांधी वाले केस में, कहता है कि जो राइट टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो एक इंडियन फंडामेंटल राइट है, ये हम लोग शुरुआती से ही देख रहे हैं। साथ में ये कहता है कि हम किसी भी पर्सन को पर्सनल लिबर्टी से सिर्फ डिप्राइव कर सकते हैं इफ़ इट अडेयर टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो यही बात तो हम यहाँ बोले, ठीक है, कि उसको तभी हम ये कर सकते हैं जब प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ हो। तो ये बात तो हम सच बोल रहे हैं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, तो वो तो सही है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि नॉट करेक्ट ना। तो मेजॉरिटी ऑफ व्यू ये सुप्रीम कोर्ट एको गोपालन केस इन्वेंटेड ड्यू प्रोसेस लॉ, ये थोड़ी हुआ था यहाँ पर, ये तो पहले से ही था हमारे पास, ठीक है। तो ये बात गलत है, ठीक है। 52
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ द सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब कि क्या होता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोगों का DPSP भी तो इसी पर बेस्ड है, ठीक है। हम लोगों का कंट्री खुद भी बेस्ड है एक सोशलिज्म के तौर पे बैठा है, अगर हिस्ट्री का इवोल्यूशन देखो तो, है कि नहीं। द सोशलिस्ट एनालाइज द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम नहीं, एवरीथिंग, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ इनकम नहीं। आप स्पेसिफिक हो गए सर, गलत है, नॉट ट्रू पूछ रहा ना। तो एक इनकम नहीं, रिसोर्सेज भी बात कर रहा है, ठीक है। एक तो रिसोर्सेज के अंदर में अगर एक ऐसा बनाओ तो इनकम इसके अंदर में आ जाएगा, तो ठीक है, कंट्रीब्यूट करो, लेकिन यहाँ नॉट पूछा है तो ध्यान रखें। इट एम्फेसाइज द सेंट्रलिटी ऑफ द कम्युनिटी। एक मिनट होल्ड डाउन करना। सोशलिस्ट बिलीव दैट क्लास डिवीजन इन द सोसाइटी आर द फैक्ट दैट दे देयरफॉर इररिमेडिएबल्स। इट बिलीव्स दैट द मटेरियल बेनिफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नीड। ये मानता है कि भाई हाँ बिल्कुल सही, मटेरियल बेनिफिट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स। ये मानता है क्या? बिल्कुल। और सोशलिस्ट बिलीव दैट द क्लास डिवीजन इन सोसाइटी आर फैक्ट देयरफॉर द इररिमेडिएबल्स। बिल्कुल, डिवीज़न जो है, अरे भाई देखो ना, सोशलिज्म कम्युनिज्म के बारे में कौन ज़्यादा बात किया? मार्क्स बात किया ना, कार्ल मार्क्स। तो ये तो दो तरह की बात ही करता है क्लास का, हैव और हैव नॉट। तो दोनों में ये तो बोल रहे सही है, इररिमेडिएबल है, फैक्ट है भाई कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी का डिवीज़न हो रखा है क्लास में, एक हैव क्लास, एक हैव नॉट क्लास। तो यहाँ पूछ रहा है कि सोशलिज्म के लिए कौन सा नॉट ट्रू है, तो ये तो बात तो ट्रू है। तो ये क्या बोल रहा है? इट एम्फेसाइज द सेंट्रलिटी ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी के आधार पर ये फोकस है क्या? ये सेंट्रल फोकस इसका कम्युनिटी पे नहीं है, बल्कि क्या है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो सोसाइटी का है, या फिर हम कह सकें एक शब्द में कहें तो कलेक्टिव ओनरशिप, ठीक है। कलेक्टिव ओनरशिप जिसमें प्रोडक्शंस की बात कर लो, इनकम या इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात कर लो, सोशल जस्टिस की बात कर लो, इस पे ज़्यादा फोकस है, ठीक है। हाँ, कम्युनिटी इसमें रोल प्ले कर रहा है, ये बात हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक अगर हम कहें कि सिर्फ ये सेंट्रलिटी है तो ये बात गलत है, ठीक है। कम्युनिटी उसमें रोल प्ले कर रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, मतलब कि गलत है। तो ये नॉट करेक्ट पूछा था, तो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से इधर देखो, लिस्ट 1 कंसेप्ट और इधर एक्सप्लेनेशन है। प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? पीपल्स डेमोक्रेसी से क्या समझते हो? डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी और इलिटिस्ट डेमोक्रेसी। ओके, तो प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी में क्या समझ सकते हो कि भाई प्लूरलिस्ट मतलब कि ढेर सारा का बात कर रहा है, प्लूरल फॉर्म का बात कर रहा है, मतलब डेमोक्रेसी उसमें जो पावर होगा वो बटा हुआ होना चाहिए, डिस्पर्स्ड होना चाहिए। बात मानते हो कि नहीं? देखते हैं कहाँ है। उससे इसका ये मतलब हो गया कि डिस्पर्स होगा, मतलब कि बहुत सारे में वो चीज़ें होंगी, बटे हुए पावर्स। दूसरा पीपल्स डेमोक्रेसी मतलब पीपल्स की विल की बात करेगा, है कि नहीं। अब पीपल्स के विल का बात करेगा, मतलब इसका देखो, सोशल इक्वलिटी थ्रू द कॉमन ओनरशिप ऑफ द वेल्थ। कॉमन ओनरशिप की बात कर रहा है, मतलब कॉमन मतलब पीपल, लोग सब में आ जाएंगे। तो क्या बी का हम 3 कर सकते हैं क्या? बी का 3, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, बाकी 2 काट दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी, मतलब ऐसा डेमोक्रेसी जो डेवलपमेंटल पर्पस से होगा, है कि नहीं। डेवलपमेंटल उद्देश्य तो उसका वही होना चाहिए, हाईएस्ट एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स कैपेबिलिटीज़। ऐसा डेमोक्रेसी जो लिबर्टी वाला क्वेश्चन याद है कि जितना ज़्यादा लिबर्टी उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। लिबर्टी मतलब डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, यही तो मतलब होता था। तो ये हो सकता है ना, हाईएस्ट हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स कैपेबिलिटीज़। बात मानते हो? तो डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी सी का 2 यहाँ भी है सर, यहाँ भी है। अच्छा, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। ओके, इलिटिस्ट डेमोक्रेसी मतलब कि प्रिविलेज्ड क्लास के बारे में बात करेगा। इलिटिस्ट मतलब कि कुछ लोगों के बारे में बात करेगा जो टॉप लेवल पे होंगे, है ना, यही बात करता है। मतलब कि जो टोटल पॉपुलेशन है, अगर ऐसा मानो ये टोटल पॉपुलेशन है, ये ट्रायंगल टोटल पॉपुलेशन है, टॉप पे जो बैठे हुए वो इलिटिस्ट हैं, है कि नहीं। तो यहीं ये कुछ ही लोग इलिटिस्ट होते हैं ना भाई, सब लोग तो इलिट नहीं होते हैं, इलिट क्लास। तो पावर इज ऑलवेज एक्सरसाइज बाय द प्रिविलेज्ड फ्यू, उसी को इलिटिस्ट डेमोक्रेसी कह सकते हैं। तो डी का 1 यहाँ दिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली अब क्या हो गया, ए, मतलब ए का 4। प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी कैपेसिटी ऑफ ग्रुप टू इंश्योर गवर्नमेंटल रिस्पॉन्स, ठीक है, मतलब एक ग्रुप का, ठीक है, एक ग्रुप का बात कर रहा है, कैपेसिटी ऑफ ग्रुप टू इंश्योर गवर्नमेंटल रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, ताकि गवर्नमेंटल रिस्पॉन्सिवनेस होने को इंश्योर करता है, ये कहता है प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है।
क्योंकि ढेर सारे लोग होंगे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आएगा, ठीक है, उसमें बात मानते हो कि नहीं? ओके, द आइडिया ऑफ सोशलिस्ट जस्टिस, द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस रिक्वायर दैट। अब आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस कहने का मतलब क्या होता है, ये देखो, ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट टू बी सप्लीमेंटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ द प्रोपोर्शनलिटीज, मतलब एक जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए सबको, एक जैसा इक्वल ट्रीटमेंट बी सप्लीमेंटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब प्रोपोर्शनलिटी का भी बात कर रहे हो, मतलब प्रोपोर्शनल मतलब कि किसी एक हिस्से में बांटने की बात कर रहा होगा कि 2:3 कर दिए, 3:2 कर दिए, 1:2 कर दिए, इस तरीके से मतलब कुछ बांटने की बात कर रहा हो। और फिर इक्वल ट्रीटमेंट बोल रहा है, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट जो हो रहा है उसमें सप्लीमेंटेड किस चीज़ को कर दो, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटीज़ को। सोशल जस्टिस इससे होता है क्या? सोशल जस्टिस तो भाई सबके लिए इक्वल होना चाहिए, इसमें प्रोपोर्शनलिटी वाला जैसा बात ही नहीं आना चाहिए, है कि नहीं? होल्ड डाउन करो इसको। ड्यू एंड द इक्वल कंसिडरेशन इज गिवन ऑल इंडिविजुअल, बिल्कुल इक्वल कंसिडरेशन। ड्यू मतलब कि जो प्रोसेस में पहले से लिमिटेड, प्रोसेस में जो पहले से लिखा हुआ है वो चीज़, और इक्वल कंसिडरेशन की बात कर रहा है, हर एक इंडिविजुअल को देना मांगता है। बात मानते हो कि नहीं? तो ये बात सही है। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट बी ट्रांसेंडेड टू रिकॉग्नाइज स्पेशल नीड। हाँ, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो है ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं जब किसी को स्पेशल नीड होगा। मतलब ये देखो, एक इंसान है, मतलब 2-3 इंसान, ठीक है, यहाँ पर ही एंड गोल है और ये स्टार्ट गोल है, ठीक है। किसी का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ होगा, किसी का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ होगा, किसी का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ होगा, किसी का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ होगा। तो भाई जो यहाँ है इस वाले क्षेत्र में, इसके लिए तो हमको स्पेशल ट्रीटमेंट की बात मांगता है, देना पड़ेगा ना, तभी तो सोशल जस्टिस हो पाएगा। क्योंकि इसको यहाँ एंड गोल पहुँचना है और ये जो इतना आगे है इसका गैप कौन फुलफिल करेगा? इसको तो फुलफिल करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इसके लिए भाई स्पेशल ट्रीटमेंट की अगर बात करी जाए तो गलत नहीं है, ठीक है। तो सोशल जस्टिस रिक्वायर है, ये वाला बात 2 और इक्वल ट्रीटमेंट। तो 2 और 3 जो है वो देख लो, 1 हटा दो, क्योंकि 1 ऐसा प्रोपोर्शनलिटी में तुम क्या करोगे, प्रोपोर्शनलिटी में नहीं है ना भाई, ठीक है। ये बस सबको जब इक्वल है तो कैसे तुम किसी को बांट दोगे, है कि नहीं? हाँ, लेकिन स्पेशल नीड वाला है वहाँ चलेगा, लेकिन सब इक्वल है और वहाँ प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहे हो तो वैसा नहीं चलेगा सर, ठीक है। तो 1 हटा दो, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, ओके। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द सेंट्रल फीचर ऑफ पॉलीआर्की। अब पॉली का मतलब होता है मेनी, आर्की का मतलब यही तो रूल मानता है ना, रूट। अब कह रहा है इनमें से कौन सही नहीं है, सेंट्रल फीचर नहीं है पॉलीआर्की का, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब गवर्नमेंट इज इन द हैंड ऑफ द इलेक्टेड ऑफिशियल, गवर्नमेंट इज इन द हैंड ऑफ द इलेक्टेड ऑफिशियल, ये तो पॉलीआर्की का मतलब है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट किसके हैंड में होगा, किसी इलेक्टेड ऑफिशियल में। तो ये तो फीचर बात कर रहा है, पॉलीआर्की का फीचर बात कर रहा है भाई, लेकिन पूछ रहा है क्या, नॉट, ओके। राइट टू रन फॉर ऑफिस इज रिस्ट्रिक्टेड, पॉलीआर्की है, रूल बहुत लोगों का है, ठीक है, बहुत लोगों का रूल है, तो भाई ये रिस्ट्रिक्टेड कैसे हो सकता है? राइट टू रन फॉर द ऑफिस, ये तो कोई भी जा सकता है ऑफिस, पॉलीआर्की है ना भाई, कोई भी ऑफिस जा सकता है, ये रिस्ट्रिक्टेड कैसे कर रहे हो तुम? प्रैक्टिकली ऑल द एडल्ट हैव द राइट टू वोट, ये तो फीचर है भाई, नॉट पूछ रहा है, नॉट पॉलीआर्की का। प्रैक्टिकली में देखो तो हर एक एडल्ट को राइट है भाई वोट करने का, उसी को पॉलीआर्की कर सकते हैं। फिर देयर इज़ अ फ्री एक्सप्रेशन एंड राइट टू क्रिटिसाइज एंड प्रोटेस्ट, ये तो डेमोक्रेसी में देखने के लिए मिलता है, फ्री एक्सप्रेशन है, ये भी अधिकार है कि हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, लेकिन पूछा नॉट है तो भाई बी, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड बोल के गलत कर दिया। कोई भी दौड़ सकता है, कभी भी दौड़ सकता है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ओपन है, ठीक है। 56 विच एक मिनट सॉरी, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी एक हम लोग पहले पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, है ना, या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट किसको कहते हैं, उसी से मिलता जुलता ये है लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है। 56 कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द फॉर्मल यूजुअली लीगल रूल्स, बिल्कुल अधेयर टू रूल कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ जब हम लोग रील पढ़े थे तो वहाँ पर हम लोग देखे थे ना भाई, एक तो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी में वही देखा था कि हम लोग क्या है, अधेर हैं इसके रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस के, अधेरेंस में हैं, तो फॉर्मल रूल्स एंड लीगल चीज़ के लिए अधेर है, ठीक है। एक मिनट रुकना, फ़ोन है, हाँ ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द फॉर्मल यूजुअली लीगल और रूल्स के बेसिस पे, ये बात तो सही है, इसको लिबरल डेमोक्रेसी कह रहे हैं, ओके। गारंटी ऑफ द सिविल लिबर्टी एंड द इंडिविजुअल राइट, फंडामेंटल राइट में इसी बारे में तो सब कुछ तो बात ही किया भाई, पढ़ो ना, है कि नहीं।
उसके बाद इट इन्वेस्ट अ पॉलिटिकल अथॉरिटी विद द पोटेंशियली अनलिमिटेड पावर। इट इन्वेस्ट द पॉलिटिकल अथॉरिटी विद द पोटेंशियली अनलिमिटेड पावर। मतलब क्या बोल रहा है, एक पॉलिटिकल अथॉरिटी को इतना हद है, मतलब उसको अनलिमिटेड पावर होगा। भाई अनलिमिटेड पावर होगा तो टायरनी नहीं बन जाएगा। हम लोगों का तो सही चेक एंड बैलेंस पर है ना सर, कि आप एक लिमिट के बाद आगे नहीं जा सकते हो पॉलिटिकल अथॉरिटी पे, है कि नहीं। हम लोगों का तो लिबरल डेमोक्रेसी में जहाँ लिमिटेशंस की बात करता है ये है ना, कि आप एक लिमिट के बाद आगे नहीं जा सकते हो, है ना, इसी को तो लिब कहते हैं। तो ये कह रहा है पॉलिटिकल अथॉरिटी विद अनलिमिटेड पावर। नहीं सर, तीसरा गलत कर दो सर, तीसरा गलत किया, ऑटोमेटिकली बी आंसर निकल करके आ रहा है। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ द पार्टी लेस डेमोक्रेसी। पार्टी लेस डेमोक्रेसी मतलब पार्टी होना ही नहीं चाहिए। तो ये मानना था इनका जयप्रकाश नारायण का। ये क्या कहते हैं, ये एक इंडियन सोशलिस्ट लीडर रहे, ठीक है। पार्टी लेस डेमोक्रेसी को यही ज़्यादा कहते थे, एडवोकेट करते थे। इनका मानना क्या था कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होते हैं ना वो सारे करप्ट होते हैं, ठीक है, और वो इनएफिशिएंट होते हैं, ठीक है। और अगर उस तरीके से अगर करप्ट होंगे और इनएफिशिएंट होंगे तो किसी भी सिस्टम में आएंगे तो उस सिस्टम को तो बेकार ही बनाएंगे ना भाई। कहते हैं अगर हम बिना पार्टीज़ के रहेंगे ना तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो सकता है। बिना पार्टी के रहेंगे तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगा, अकाउंटेबिलिटी होगा और साथ में पीपल का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो सकता है। ये इनका मानना था, ठीक है। 58 विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सूटेबल कैप्चर्स द मीनिंग एंड द एसेंस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से मतलब कौन सा ज़्यादा सूटेबल करता है ग्लोबलाइजेशन के टर्म में, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या कौन सूट कर रहा है इसके अकॉर्डिंगली देखते हैं। ऑप्शन पढ़ो, ठीक है, ऑप्शन पढ़ो। पहला, इट इज़ अबाउट द कंडक्टिंग द एक्सटर्नल रिलेशंस बिटवीन द टू और मोर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोल रहा है कि भाई एक्सटर्नल रिलेशन कंडक्ट करना मतलब एक्सटर्नल रिलेशन रखना, संबंध बनाना है किसके साथ, दो और दो से अधिक स्टेट ऑफ द वर्ल्ड में। सर दो से दो नहीं, ये तो ओपन है सब के लिए, दो क्या दो से अधिक क्या बहुत सारे स्टेट आ सकते हैं। नॉट जस्ट अबाउट द कंडक्टिंग एक्सटर्नल रिलेशन बिटवीन टू और मोर स्टेट, इट अ मच ब्रॉडर प्रोसेस इनकम्प्रेसेस फ्री फ्लो ऑफ गुड सर्विस कैपिटल पीपल अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर। ब्रॉडर सेंस से बात कर रहा है, ये थोड़ा सा नैरो है। वन को कट करो सर, वन यहाँ गया, वन यहाँ गया सर। अब मेरे पास क्या बच रहा है, सी और कौन सा बचा, बी। तो वन जहाँ जहाँ है कट कर दिया, अब बी बचा है। अब देखो, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कमिंग टुगेदर एंड द वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशन बाईपासिंग द टेरिटरीज। बिल्कुल अलग अलग टेरिटरीज से बाईपास करके लोग आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं और वर्ल्ड वाइड एक रिलेशन बना रहे हैं, सोशल रिलेशन बना रहे हैं। बात सही है ग्लोबलाइजेशन में। इट रेफर्स टू थिंकिंग अ ट्रांस टेरिटोरियल अबाउट द ग्लोबल रिस्क अफेक्टिंग द पीपल्स। ठीक है भाई, ये एक ट्रांस टेरिटोरियल चीज़ है, साथ में ये थोड़ा सा रिस्क भी करता है, अफेक्ट भी करता है पीपल को। ये बात भी सही है, मानते हो कि नहीं। रिस्क भी है, ग्लोबल रिस्क है, तो उस ग्लोबल रिस्क को भाई वो एड्रेस भी करता है कॉपरेशन के साथ। देखते हो, एक रिस्क भी एक नेगेटिव में भी जा सकता है, एक पॉजिटिव में भी जा सकता है। मानते हो कि नहीं मानते हो, है कि नहीं। कॉपरेशन करेंगे तो सही हो सकता है और अगर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत जा सकता है, दिक्कत बढ़ सकता है। तो ये बात भी सही है। इट हैज़ द विशफुल विजन ऑफ द सुपर सेट गवर्नेंस। विशफुल विजन मतलब कि हम अपने अच्छा अनुसार हम चाह रहे हैं तभी आ रहे हैं गवर्न करने का। सुपर सेट कहने का मतलब क्या होता है मालूम, एक ऐसा एंटिटी जो लार्जर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, यूनियन हो, एक्सरसाइज करता हो अथॉरिटी और द इन्फ्लुएंस ओवर द मल्टीपल स्टेट्स ट्रांसेंडिंग द नेशनल बॉन्डिंग। मतलब क्या है, ये पूरा दुनिया है, ये एक देश दूसरा देश, तीसरा देश, चौथा देश। अब एक से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से यहाँ से यहाँ से या फिर यहाँ से कहीं से भी, उस तरीके से हम लोग एक लार्जर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं। बहुत सारे ऐसा ट्रांसनेशनल बाउंड्री मतलब एक बाउंड्री, एक ही बाउंड्री के अंदर नहीं, कहीं पर भी जा करके। ठीक है, तो ये बात भी ग्लोबलाइजेशन के मामले में सही है। तो मतलब 2, 3 और 4 सी में देखने के लिए मिल रहा है सर, सी मान लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ द पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी कहने का मतलब है, मतलब कोई भी काम करेगा तो उसको लेजिटिमेट, मतलब लेजिटिमेट कहने का मतलब उसको सही बता देना। ठीक है, कौन सोर्स नहीं है उसका, ये पूछ रहा है। तो कंसेंट नॉट अ सोर्स पूछ रहा ना, तो कंसेंट तो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। हम लोग तो कंसेंट देते हैं ना, हम लोग पीपल्स जो हम लोग अगर डेमोक्रेसी में देखें, हम लोग वोट के थ्रू एक लीडर को चूज़ कर रहे हैं तो अपना तो कंसेंट ही देना है भाई। किसी वोट को, पर्टिकुलर इंसान को हम लोग तो वोट करते हैं, जा करके वोट देते हैं ना भाई, तो हम तो उसको कंसेंट ही दे रहे हैं कि हाँ तू मेरे बिहाफ पर अब डिसीजन लेना। मानते हो? हाँ। रैशनल प्रोसीडेंस,
तो ये तो भाई एक तो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का ये होगा, नेशनल प्रोड्यूस मतलब कि रैशनल रीजनिंग के आधार पर डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तुम, है कि नहीं, तो ये तो होगा। पॉलिटिकल विल ऑफ द रूलर, पॉलिटिकल विल ऑफ द रूलर ये इलिजिटिमेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? पॉलिटिकल विल मतलब कोई इंसान का ऐसा चाह होगा, कोई लीडर होगा और उसका चाहत होगा कुछ करने का और उसके आधार पे वो कुछ करता है, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो फिर पीपल्स विल कहाँ गया? पीपल विल, जो पीपल डेमोक्रेसी तो चलता कैसे है? पीपल्स विल के आधार पर चलता है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव यही है, तो भाई ये तो हैम्पर हो जाएगा। अरे यार सॉरी यार, मेरे को रोकना पड़ेगा क्योंकि पूजा चालू हो गया है, पूजा चालू हो गया है और जिसकी वजह से हमको रोकना पड़ रहा है। हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। इसका आंसर सी होगा, पॉलिटिकल विल ऑफ द रूलर नहीं होगा आंसर, ठीक है। सॉरी यार, सुबह रात को हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को और कंप्लीट करते हैं। सॉरी 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 सॉरी।